गाइस, इससे पहले हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो टेप को लाइक कर दें। ये कहानी मेरे परदादा की कहानी है और ये कहानी आप कह सकते हैं अब से तकरीबन 90-91 साल पुरानी है। ये उस दौर की बात है जब 1935 चल रहा था और मेरे दादा लखनऊ के करीब एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अगर आप उस गांव की बात करें तो उस गांव के हिसाब से जो हमारे दादा थे वो बहुत ही अमीर आदमी थे। उनका असर और रसूख था और इवन के अंग्रेज़ गवर्नमेंट के अंदर भी उनके कुछ जानने वाले मौजूद थे। 1935 के दौर में कहा जाता था कि उन्होंने अपने पास एक साइकिल रखी हुई थी और अक्सर जब उनको किसी दूसरे गांव में जाना होता, किसी शहर में यानी करीबी शहर में जाना होता, तो वो आमतौर पे साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि दिन के औकात में यानी अर्ली मॉर्निंग सफ़र पे रवाना हो जाएं और मगरिब से पहले पहले वापस आ जाएं। लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जो कि आपने सोचा नहीं होता। तो वैसे ही सर्दियां चल रही थी और शायद फरवरी के शुरू के दिन चल रहे थे कि हमारे परदादा को पता चला कि उनके एक कज़न है जिनका करीबी गांव में इंतकाल हो चुका है। ज़ाहिर सी बात है, उस दौर के हिसाब से अगर आप रिश्तेदारी की बात करें तो एक दूसरे के आना जाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ख़ास तौर पे अगर कोई रिश्तेदार गम के अंदर है, परेशानी में है, तो उसको जाके मिलना, उसको पुरसा देना, ये बहुत आम सी बात थी। जब मेरे परदादा ने अपने कज़न की डेथ का सुना तो वो सीधे अपने कज़न के गांव की तरफ रवाना हो गए। ज़ाहिर सी बात है, उनको सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी तो ये जो सफ़र था ये दिन के अंदर ही तमाम होना था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके परदादा एग्जैक्टली अपने उस कज़न के घर में पहुँचे जिस कज़न की डेथ हो चुकी थी, और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी फैमिली के साथ कंसोलेंस की और इसके साथ साथ जो भी नमाज जनाजा या सोया में उसको अदा किया। पहले के दौर में अगर आपके किसी जानने वाले का, बहुत ही करीबी अजीज़ का इंतकाल हो जाया करता था, या तो आप कम से कम 3 दिन या फिर पूरे 40वें तक वहाँ पे रुका करते थे। अब बात ये थी कि उस दौर के हिसाब से जो हमारे परदादा थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, तो स्वयं से ज़्यादा अपने उस कज़न के घर में रुकना इनके लिए मुमकिन नहीं था। खैर, तकरीबन दोपहर के 3-3:30 बजे परदादा बताते हैं कि मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ। मेरा ख्याल था कि ये जो सफ़र है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6-6:30 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा और मैं खैरियत से वापस अपने गांव पहुंच जाऊंगा। हालांकि शदीद सर्दी हो रही थी और आम तौर पे 5:30-6 तक मगरिब की अजान हो जाया करती थी, यानी आप कह सकते हैं कि सनसेट के बाद का टाइम शुरू हो जाता था। परदादा बताते हैं कि जब मैं निकला तो निकलते निकलते जो भी बुज़ुर्ग थे, यानी इनके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मना किया कि इतनी रात में तुम्हारा अपने गांव पहुंचना या यहाँ से निकलना ठीक नहीं है। जब तुम पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है 8-9 बजे के करीब का टाइम होगा, जो उस दौर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि सोने का टाइम हुआ करता था। रात में वहां पे पहुंचना मसला नहीं था। मसला यह था कि जो रास्ता था, इस रास्ते में एक छोटा सा जंगल नुमा एरिया आया करता था और उस जंगल नुमा एरिया के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां ज़बान ज़द आम थीं। अक्सर उस दौर के जो बुज़ुर्ग थे वो लोगों को मना किया करते थे कि दिन के औकात में भी इस जंगल में जाने से परहेज़ किया करो, लेकिन परदादा के जहन पे सवार हो चुका था और उनका ख्याल था कि वहाँ से गुजरना यानी जंगल वाले हिस्से से जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी साइकिल को तेज़ी से दौड़ाता हुआ उस जंगल नुमा एरिया से खैरियत से आगे बढ़ जाऊँ। इसी सोच के साथ जब परदादा रवाना हुए तो कुछ देर के बाद ही इनकी जो साइकिल थी उसका टायर पंचर हो गया। ज़ाहिर सी बात है, इनके पास उस टायर का कोई बैकअप मौजूद नहीं था, तो पहले तो इन्होंने कोशिश की कि उस साइकिल को जैसे तैसे चला सकें, लेकिन कुछ देर चलने के बाद बाकायदा इसका जो टायर था वो व्हील के ऊपर से उतर गया और अब इस साइकिल को चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। यानी कि तकरीबन 5-5:30 के दरमियान परदादा एक ऐसी जगह पे मौजूद थे जो कि इनके कज़न और हमारे गांव के दरमियान में मौजूद थी। चंद कदम के फासले पे बिलाखिर उस जंगल का आगाज़ होने वाला था, जिस जंगल के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि ये वापस चले जाएं या फिर इस जंगल को जैसे तैसे क्रॉस करके अपने गांव की तरफ बढ़ें। काफ़ी सोच विचार के बाद परदादा बताते हैं कि मैंने अपने गांव जाना बेहतर समझा। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ से तेज़ी से गुजरूंगा और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा।
ये सोचने के बाद जो हमारे परदादा थे वो बिला आखिर उस जंगल की तरफ चलते चले गए। अब आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ में साइकिल पकड़े वो आगे बढ़ रहे थे। परदादा बताते कि जैसे ही मैं उस जंगल नुमा एरिया में दाखिल हुआ तो शुरू शुरू में थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही मैं उस जंगल के कुछ आगे गया तो मुझे ऐसा लगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके मुकम्मल तौर पे अंधेरा होना शुरू हो चुका है। शायद मुझे लग रहा था ये जो मेरा फ़ैसला है ये सरासर गलत फ़ैसला है और अब मेरा यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे हमारे परदादा आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनको जंगली जानवरों की चीखने की, चिल्लाने की, या आप कह सकते हैं कि अजीब तरीके से रोने की आवाज़ें आ रही थी। एक अजीब खौफनाक सा माहौल था और लाख चाहने के बावजूद परदादा उस जंगल को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जो सफ़र है ये तवील से तवील होता जा रहा है। और अजीब बात ये थी कि कुछ देर के बाद ये जो आवाज़ें थीं जो कि बज़ाहिर जानवरों की आवाज़ें थीं, अब ऐसा लग रहा था कि किसी औरत या आदमी के रोने में तब्दील हो चुकी हैं। कोई औरत थी जो कि बहुत ज़्यादा करा रही थी, किसी तकलीफ़ का शिकार थी, आहो बका कर रही थी, जैसे कि अल्लाह ना करे किसी मुसीबत में वो औरत फंस चुकी हो। बिलाखिर कुछ देर के बाद वो वक्त शुरू हो चुका था कि जब जंगल में मुकम्मल तौर पे अंधेरा मौजूद था। हाँ, चांद की वजह से हल्की फुल्की रोशनी थी जिसकी वजह से कम से कम रास्ता दिखाई दे रहा था। परदादा बताते हैं कि मैं अपनी ही धुन में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था और मैं किसी भी तौर जल्द अज जल्द इस जंगल नुमा एरिए को या इस जंगल को क्रॉस करना चाहता था। जाहिर सी बात है अगर ये जंगल क्रॉस हो जाता तो उसके बाद जो रास्ता मौजूद था, अगर आप उसको जंगल के रास्ते से कंपेयर करें तो वो निस्बतन आसान रास्ता था। इसी दौरानी में जबकि जंगल अबूर ही होने वाला था, यानी मेरे ख्याल है कि 5 या 7 मिनट बाकी होंगे, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने सामने की तरफ से कोई चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसा ही था कि एक आदमी जो कि बहुत लंबा था, इस कदर लंबा आदमी था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो सर है वो बाकायदा दरख्तों की शाखों से टकरा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 8 या 9 फीट का कोई आदमी था जो कि कुछ अजीब तरीके से आगे की तरफ से इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अजीब बात ये थी कि जो ही वो आदमी बहुत ज़्यादा करीब आया तो अब ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे जिस्म पे बेतहाशा बाल ही बाल मौजूद हैं और उसने इंसानों की तरह कपड़े नहीं पहन रखे हैं। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था ये इसी जंगल का कोई बासी है, जैसे कि आमतौर पे जंगली रहा करते हैं उसी तरह का कुछ उसका हुलिया था। अजीब बात ये थी कि उसके जो हाथ थे वो इसके अंदर लंबे हाथ थे कि इवन वो खड़ा भी हो जाए तो खड़ा होने के बावजूद उसके जो हाथ थे वो उसके घुटनों से नीचे तक लटके हुए थे। कुछ अजीब तरीके से कुबलों की तरह उसका जिस्म झुका हुआ था। उसके बावजूद भी उसका जो सर था वो एक तरह से दरख्त की शाख के बराबर दिखाई दे रहा था। इस अंधेरे में भी, यानी इस जंगल नुमा एरिया में भी उसकी जो आंखें थीं वो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्पार्क कर रही हैं। एक अजीब सी रोशनी थी जो मुसलसल उसकी आंखों से जलती हुई दिखाई दे रही थी। परदादा बताते कि इस ह्यूज आदमी का, इतने लंबे और खौफनाक आदमी का मेरे सामने मौजूद होना ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खौफनाक था बल्कि अब समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को कैसे क्रॉस करूं और इसको क्रॉस करने के बाद पीछे यानी आगे कैसे बढ़ता चला जाऊं। इसी दौरानिए में परदादा ने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत इनको आती थी उनकी तिलावत शुरू की और वो बताते हैं कि जो ही मैंने तिलावत शुरू की तो देखते ही देखते ये जो भी आदमी था, ये जो भी मखलूक थी, ऐसा लगा जैसे दरख्तों के पीछे जाके छुपना शुरू हो चुकी है। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते वो ना सिर्फ दरख्तों के पीछे की तरफ गया बल्कि देखते ही देखते इनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब जब परदादा इस जंगल के इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुँचे, यानी मुश्किल से चंद कदम का फासला रह चुका था, तो परदादा बताते कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे दोबारा से किसी ने फॉलो करना शुरू किया है। मैंने जब शुरू में मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन उसके कुछ देर के बाद जो ही जंगल ख़त्म हुआ और ये एग्जैक्टली जंगल से बाहर अपने गांव की तरफ रास्ते पे आए तो इनको बाकायदा किसी औरत के कराहने की या आहो बका करने की, रोने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ये एग्जैक्टली इनके पीछे की तरफ से आ रही थी और ये इस बात की यकीन दहानी था कि पीछे जो भी मौजूद है वो यकीनन एक औरत है
और वो मुसलसल रो रो के इनको पुकारने की या मदद हासिल करने की अपने तौर पे कोशिश कर रही है। परदादा बताते हैं कि जब मैंने बाहर आने के बाद यानी जंगल से बाहर निकल के मुड़ के दूसरी बार पीछे की तरफ देखा, तो अब की बार मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गए वक्तों में यानी उस दौर के हिसाब से जो ब्रिटिश वुमेन यहाँ एशिया में, इंडिया में, बड़े सग़ीर में आके रहा करती थीं, उसी तरह के कॉस्ट्यूम में, वैसे ही हुलिये में, इवन के वैसे ही बालों के साथ एक औरत पीछे खड़ी हुई थी। अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से न सिर्फ अजीब सी रोशनी निकल रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से जो रोशनी निकल रही है उसके साथ साथ उसकी आंखों से खून निकल के उसके गालों पे टपकता जा रहा है। एक अजीब सी खौफनाक सी उसकी शक्ल थी और उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया गया हो। अजीब बात यह थी कि जब परदादा ने इस दौरानिए में उसके पैरों की तरफ गौर किया तो उस औरत के पैर ना सिर्फ उल्टे थे, बल्कि इसके साथ साथ उसके पैरों पे अजीब अजीब बड़े बड़े काले काले से बाल मौजूद थे। परदादा को यकीन हो चला था कि इनके पीछे जो औरत मौजूद है यकीनन ये एक पिछल पैरी है और इससे पहले जिस शख्स से इनका सामना हुआ था वो बुनियादी तौर पे या तो कोई जिन था या फिर आप उसे छलावे का नाम दे सकते हैं। खैर, ये जो भी रिमेनिंग सफ़र था परदादा ने खैरियत से तय किया और तय करने के बाद जब परदादा बिलाखिर अपने गांव अपने घर पहुंचे तो उनको तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ते तक शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में मुख्तलिफ़ आलिमों ने, मुख्तलिफ़ इमामों ने और मुख्तलिफ़ इस तरह के रूहानी पेशवा ने इनके ऊपर दम दुरूद किया, तब कहीं जाके हमारे परदादा की जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। लेकिन कहा जाता है कि उस दौर के हिसाब से जो भी बुज़ुर्ग थे वो ये बताया करते थे कि इस जंगल में एक तो एक छलावा रहा करता है और इसके साथ साथ जो औरत या चुड़ैल परदादा को नज़र आई थी उसके बारे में कहा जाता है कि गए वक्तों में जब ब्रिटिशर्स का ही दौर था तो वहीं की एक औरत को रेप करने के बाद इस जंगल में काट के फेंक दिया गया था। तो उसके बाद से इस औरत का जो भी भूत है या जो भी उसकी बदरूह है, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो अक्सर जो भी यहाँ से गुजरता है उसको आहो बका करके रो रो के पुकारने की या उसकी मदद हासिल करने की कोशिश किया करती है। इससे पहले हम आज की अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, ये स्टोरीज़ हमें आप रिकॉर्ड करके या फिर लिख के ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2001-2002 में जब हम लोगों ने पाकिस्तान यानी कराची को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुकूनत इख्तियार की थी, तो ये जो शुरू का टाइम था वैसे तो बड़ी अट्रैक्शन थी, लेकिन सच्ची बात यह है कि वहाँ पे टाइम गुजारना मुश्किल हुआ करता था। हमारा ताल्लुक क्योंकि कराची से था और जो लोग कराची के हैं वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि दोस्तों में बैठना उठना, बाहर बैठना, पठान के होटल पे जाना, चाय पीना, शोर शराबे की हमें शुरू से ही आदत हुआ करती है। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया में आए तो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे हम मुकीम थे वहाँ पे दूर दूर तक इतनी आबादी मौजूद नहीं थी। हाँ, तकरीबन 200 के करीब घर थे जो एक काउंटी की सूरत में वहाँ पे मौजूद थे। खैर, शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई और हमारे लिए टाइम को एडजस्ट करना या गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। ख़ास तौर पे जो अंधेरे के बाद का टाइम था, इस टाइम को गुजारना यानी सोने से पहले और मगरिब के बाद का जो टाइम था ये बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, आपको वहीं की आदत हो जाया करती है। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त बने। फिर अक्सर ऐसा होता कि हम लोग लेट नाइट तक बैठ के बातें किया करते, कराची को या अपने मुल्क को याद करके बहुत सारी कहानियाँ शेयर किया करते। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने कुछ नए दोस्तों के साथ, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी थे, वहाँ पे बैठा हुआ था। बातें करते ही करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। वैसे आमतौर पे जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी पता था कि मैं इतनी लेट नाइट नहीं बैठा करता, तो उन्होंने भी मेरे ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ नहीं की हुई थी। खैर, जब मैं फ्री होने के बाद घर आया तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा वॉशरूम जाके फ़्रेश हो जाता हूँ। फ्रेश होने के बाद बस लेट जाऊँगा। अब मैं फ़्रेश होके जब आया और मैं सोने की तैयारी कर रहा था
तो मुझे एकदम से जो हमारा घर था उसके बाहर की तरफ से झूला झूलने की या स्विंग जो होता है उसको इस्तेमाल करने की आवाज़ आना शुरू हुई। बेसिकली जहाँ पे हमारा घर मौजूद था ये एक जंगल नुमा एरिया था और यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था जहाँ पे आमतौर पे बच्चे दिन के औकात में या फिर शाम के औकात में खेला करते थे। अब कुछ देर तक तो मैं ये आवाज़ सुनता रहा। मेरा ख्याल था कि हो सकता है कोई बच्चे जाग रहे हों या कोई फॉरेनर्स हों जो यहाँ पे आके खेल रहे हों। लेकिन अजीब बात ये थी कि इस पार्क की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक ये जो पार्क था ये रात के 8 बजे बंद कर दिया जाता था। यानी यहाँ पे ना ही कोई अंदर आ सकता था ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता था। कुछ देर तक मुसलसल ये आवाज़ें सुनने के बाद बिल आखिर मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जो झूला झूल रहा है। इसी दौरानिए में जब मैं खड़ा होने के बाद जब मैंने खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जो ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ रहा था वैसे ही मुझे एकदम से अपने किचन की तरफ से आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ें हैं, कोई बर्तन हैं जो मुसलसल फेंक के नीचे मार रहा है। अब जाहिर सी बात है जब मुझे किचन से आवाज़ आई तो बजाय इसके कि मैं वहाँ जाके देखता, मैंने किचन की तरफ जाना बेहतर समझा। अब जब मैं किचन की तरफ आया तो वहाँ पे आके मैंने देखा कि हमारे बर्तनों को यानी ख़ास तौर पे जो प्लेट्स थी उनको किसी ने बाकायदा एक एक करके दीवार पे या दरवाजे पे मारा है और ये बर्तन थ्रो करने की वजह से सारे के सारे बर्तन टूट चुके हैं। अजीब बात ये थी कि ये जो शोर था इस शोर की वजह से मेरे अलावा कोई भी नहीं जागा था, जैसे कि उनको उनके कानों में कोई इस तरह की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी गई हो। खैर मैं वापस अपनी मदर के रूम में आया। मैंने नॉक किया। नॉक करने पे जब मेरी मदर उठी तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे किचन के अंदर बर्तन टूटे हुए पड़े हुए हैं। अभी जबकि मैं अपनी मदर को ये सारी सिचुएशन बता ही रहा था मुझे दोबारा से ये जो बाहर की तरफ हिस्सा था उस गार्डन में स्विंग के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई। मैंने अपनी मदर को कहा कि आप ज़रा जाके किचन में चेक करें कि ये बर्तन बिल आखिर कैसे गिरे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाकायदा इनको दीवार के ऊपर मारा गया हो। खैर मेरे कहने पे मेरी जो वालदा थी वो किचन की तरफ गईं, जबकि मैं सीधा जहाँ पे गार्डन मौजूद था उस तरफ बढ़ता चला गया। जो ही मैं अपनी खिड़की के सामने आया और सामने आने के बाद मैंने उस गार्डन की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि सामने जो स्विंग लगा हुआ है वहाँ पे एक लड़की जो कि मुश्किल से 12 या 13 साल की होगी वो ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि वो अपने हाथ से स्विंग को आगे पीछे धक्का दे रही है। कुछ अजीब सा गंदा सा उस बच्ची या उस लड़की का हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बालों में बेइंतहा डस्ट मौजूद है और उसके जो कपड़े थे वो बज़ाहिर फटे पुराने कपड़े लग रहे थे। अब तक का जो इम्प्रेशन था उसके मुताबिक पीछे से देखने पे यानी बैक साइड से ये बच्ची कोई फ़कीरनी या इस तरह की बच्ची लग रही थी और आमतौर पे इस तरह के बैगर्स का ऑस्ट्रेलिया में नज़र आना बहुत कम हुआ करता है। हाँ कभी कभी आपका इस तरह के लोगों से सामना होता है जो वाकई में ज़रूरतन परेशान हुआ करते हैं। आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल से 30 सेकंड तक मैं उस बच्ची को देखता रहा। इस दौरानिए में वो बस एक हाथ से झूले को धक्का दे रही थी। झूला खुद ब खुद घूमता चला जा रहा था और इसी दौरानिए में जब उस बच्ची ने एकदम से पलट के मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे हो चुकी हैं। ये जो बच्ची मेरे सामने स्विंग के बराबर में खड़ी हुई थी इसकी आंखों की जगह ऐसा लग रहा था जैसे 2 शोले या अंगारे मौजूद हैं। कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी थी जो इस बच्ची की आंखों से मुसलसल निकलती चली आ रही थी। और सच्ची बात यह है कि यह मंदिर देखने के बाद मैं बुनियादी तौर पे डर चुका था। उधर से पीछे से मेरी मदर आई और उनका भी यही कहना था कि ये बर्तन गिरे नहीं हैं बल्कि ऐसा लग रहा है किसी ने जानबूझ के इन बर्तनों को ज़मीन पे या दीवार पे दे मारा हो। खैर जब मेरी मदर आई तो मैंने गार्डन की तरफ इशारा किया और मेरे इशारा करने पे जब मेरी मदर ने उस गार्डन की तरफ देखना शुरू किया तो उनका यही कहना था कि उस गार्डन में जो बच्ची इस वक्त खड़ी हुई है वो किसी भी तौर इंसानी बच्ची नहीं लग रही है। अब ये देखते ही मेरी मदर ने अपने तौर पे आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की और पहली बार, दूसरी बार और जब तीसरी बार मेरी मदर ने मुसलसल आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो तब कहीं जाके ये बच्ची आगे बढ़ती चली गई और कुछ देर के अंदर अंदर ये बच्ची देखते ही देखते हम दोनों की नज़रों से ओझल हो गई। ये जो वाक़या था, ये जो किस्सा था हमारे साथ पहली दफ़ा पेश आया था
और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ कोई इस तरह का किस्सा, कोई इस तरह की कहानी मज़ीद पेश नहीं आई।